आफत मलिक कह रहा है जी सर, एक बार पूछ लीजिए आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ, एक मिनट बस। जी चलो भाई, बात तो बिना पूछे शेयर करना चाहिए अब तो। हेलो सराफत मलिक, मेरी आवाज पहुंच रही है तुम तक कि नहीं? तो सराफत नाम है तो सराफत में रहना चाहिए। समझ गए हो कि नहीं? नोट्स चाहिए तो अजय शर्मा से मांगिए। आवाज पहुंची? सराफत, गुड इवनिंग। जब मैं पढ़ा रहा हूं ना तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रख लेना। अगर दोबारा से ऐसा कोई मैसेज आया सराफत जी, तो मैं भी अपनी सराफत भूल जाऊंगा फिर। बहुत बढ़िया हर्ष, 3 से है तो पढ़ाई करो तुम। वेरी गुड सराफत। तुम्हें नोट्स चाहिए? एफटीपी ऐप पर जाओ, फ्री में मिल जाएगा, एकदम फ्री में, मुफ्त। ओके। अच्छा किया सर। अच्छा किया सर। मतलब और कहीं के सॉल्यूशन से कुछ नहीं है। आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो हम फिर अभी सॉल्यूशन करवाते हैं तुम्हें, ठीक है? पहले शेयर तो करते हैं, अब तो पेपर शेयर करो और अच्छे से पढ़ाई करो। ये इलेक्ट्रिकल और सीएस सिविल वालों के लिए है, ठीक है ना? गुड इवनिंग प्रिया साहू। सर मैं आ रहा है, मेन पढ़ता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। आ रहा। सर यस सर, यस सर। मनोरमा गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। देखो आज जो मैं पढ़ाऊंगा ना उसमें ये मान लो, देखो जो पेपर में आ चुका है उससे रिलेटेड भी आता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है? और ये भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन ना आए सेम टू सेम। तो ये चीजें हम तुम्हें बताते चलेंगे जब हम पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। ओके। हाँ वो बैच में डाल दी है, बैच में है, सब जगह है मेन क्वेश्चंस की। बाकी मैं यहाँ करवा रहा हूँ ना, वीडियो देखा करो। वीडियो तुम लोग देखते नहीं हो, घर पे जाके सो जाते हो, रील घुमाते रहते हो। Sorry sir, I'm not physics student. क्या कह रहा है? I'm not physics student. ओके कोई बात नहीं है, तुम फिजिक्स के स्टूडेंट नहीं हो, कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ लो। चलो ठीक है। तो ये तो तुम्हें पता ही है, ये तो देखते ही हो तुम मेरा, ठीक है ना? समझ गए हो कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बहुत बढ़िया। ये देख कम रहा ना। नहीं सर, दिखा होगा, हमें लग रहा होगा ना दिखा, अच्छा। लेकिन अगर हम स्क्रीन करते हैं तो मिस वैल्यू करेगा इस वीक के हाँ बाद। दिख रहा, दिख रहा, ठीक ठीक ठीक। ठीक लेकिन ठीक, बढ़िया। तो चलो हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन पेपर आया है उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हुए हैं, ठीक है ना? तो हम जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं जो भी हुआ है। जैसे मैंने कहा था कि हमेशा ये ध्यान रखना है कि यूनिट एंड डायमेंशन से 1-2 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आएगा जो एकदम सिंपल होगा। क्या होगा? एकदम से सिंपल। जैसे आवेग की इकाई, आवेग मतलब अंग्रेजी में कहते हैं इम्पल्स, यूनिट ऑफ इम्पल्स। हमें पता है आवेग क्या होता है। क्या होता है आवेग? यानी कि इम्पल्स। इम्पल्स की जो डेफिनेशन है वो I इज इक्वल टू होता है F इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? टाइम इंटरवल है जो कि बहुत कम है। क्या है?
बहुत कम है। ओके, तो यहाँ पे आई की हमें यूनिट निकालनी है। क्या निकालना है? मात्रक। फोर्स का, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो आपके आंसर में देखो लिखा है कहीं पर न्यूटन सेकेंड लिखा है, सी में। किस में लिखा है? सी में लिखा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है एकदम, ये ध्यान रखना, ऑप्शन सी। अब इसमें ये भी पूछा जा सकता था, ये ध्यान रखना, क्या पूछा जा सकता है? न्यूटन ये तो है ही न्यूटन सेकेंड। अब न्यूटन को हम क्या लिखते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू, सेकेंड है तो सेकेंड, एक सेकेंड से एक सेकेंड कट गया तो बचा कितना? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये भी कहीं लिखा हो तब भी ये यूनिट है किसका? इम्पल्स का मात्रक है। समझ गए हो कि नहीं? तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान ये रखना है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शक्ति की विमा। शक्ति मतलब पावर। देखो इससे दो क्वेश्चन आ चुके, एक ये हो गया, आपको यूनिट निकालनी थी, दूसरा पावर। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस ना किया हो, बहुत बार डिस्कस किया है। और जो मैंने रिवीजन में कहा था यही सब लिखे थे क्वेश्चन, लिखे थे कि नहीं, जिनका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना था, लेकिन तुम लोग पढ़ने का एकदम तौबा कर लिए हो। किसका? शक्ति की विमा चाहिए एंड डायमेंशन ऑफ पावर। ओके, चलो तो पावर देख लेते। पावर होता क्या है? पावर हिंदी में इसको कहते हैं शक्ति। शक्ति जो होती है, किया गया कार्य, किया गया कार्य बटे लिया गया समय, लिया गया समय। अंग्रेजी में अगर इसको कहेंगे वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया। तो आपको पता है वर्क डन यानी कि वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। ओके, और टाइम का कितना होता है? सेकेंड। इसी को हम क्या कहते हैं? पावर का यूनिट। तो हम लिखेंगे यूनिट ऑफ पावर, यानी कि यूनिट ऑफ पावर, शक्ति की, शक्ति का मात्रक। अगर आपको मात्रक पता है तो आप बिमी सूत्र बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जूल क्या होता है? जूल होता है न्यूटन मीटर। क्यों होता है जूल न्यूटन मीटर? क्योंकि कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, यानी कि F इंटू डी। W बराबर F इंटू डी। और F क्या होता है? F का मात्रक न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया। तो यही हम लिखते हैं इसी को क्या? जूल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जूल। तो जूल मीटर हो गया डिवाइडेड बाय सेकेंड हो गया। ओके, समझ गए हो कि नहीं? अब न्यूटन को हमें पता है, न्यूटन क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक मीटर और है तो कितना हो गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी इसका एक मात्रक है, यूनिट है। हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना? तुम्हारा जो बेसिक ओके, चलो तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि भाई इसका पावर का, किसका? पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना। और पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला बताने के लिए आपको कार्य का पता होना चाहिए। कार्य का है m l की पावर 2 t की पावर -2। कार्य का कैसे हो जाएगा? क्योंकि कार्य का आपको पता है यूनिट ऑफ वर्क, ये है कि नहीं? किलोग्राम के लिए कैपिटल M, मीटर के लिए कैपिटल L, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिया, सेकंड के लिए कैपिटल T, नीचे है ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है ना?
किया गया कार्य, वर्क डन, P बराबर होता है W/T, होता है कि नहीं? तो पावर का क्या हो जाएगा, वर्क का हो गया MLT और T का हो गया कैपिटल T। अब ये T ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ML⁻², T की पावर -2 और ये भी -1, तो टोटल कितना हो गया, ML⁻², T की पावर -3। ये क्या है, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। कोई दिक्कत यहाँ तक? वेदांत तिवारी सर क्लास में मस्त लग रहे, अच्छा चश्मे में मस्त लग रहे हैं, आप कॉलेज में भी आया करिए चश्मे से। अरे बेटा आते तो थे लेकिन मेरा जो चश्मा था वो खो गया अच्छा वाला, इसीलिए, ठीक है ना, तो हम बिना चश्मे के आ जाते हैं अंधे होके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एकदम से ऐसा क्वेश्चन है जिसको देख के ही कोई भी कहेगा ये कहाँ से दे दिया। आप सिलेबस में कहीं पर भी देख लीजिए, ये टॉपिक नहीं लिखा होगा, ठीक है ना। सिलेबस हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, एक हम पुराना वाला भी डिस्कस किए हैं और नया वाला भी डिस्कस किए हैं। नए वाले में जो चेंजेस थे और पुराने वाले में जो चेंजेस थे उनको दरकिनार करके एक नया क्वेश्चन यहाँ पे रख दिया गया है। तो आपको अब ये ध्यान रखना है कि कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, बस सहूलियत ये रहती है कि 12 क्वेश्चन होते हैं, 12 में से 10 ही करने होते हैं। कितने करने होते हैं, 10। तो अगर कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो कि आपके आउट ऑफ बॉक्स हो, आउट ऑफ बॉक्स का मतलब है सिलेबस से बाहर आए, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ना तो घबराना है कि भाई ये मुझे नहीं आ रहा है तो अब पेपर कैसे होगा, एकदम खराब हो जाएगा, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाला जो है ना प्रोजेक्टाइल मोशन, ये देखो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तभी मुझे समझ आएगा। ओके चलो, तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए हम एक फिगर बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। यहां से हम क्या करते हैं, ये पॉइंट O है, यहां से ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं। ओके इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ओके तो हमने क्या किया, यहां पे इस जगह पे, ओके हम खड़े हुए हैं, हमने इस बॉल को, एक बॉल ली, इसको क्या किया, फेंका, थ्रो किया, इसी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, या हम इसको हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप गति। क्या, प्रक्षेप गति। ओके हमने क्या किया, यहां से जब हम बॉल को थ्रो करते हैं तो इनिशियली इसकी डायरेक्शन ये है। ओके इनिशियली डायरेक्शन क्या है, ये है, इसका यहां से एंगल है थीटा, कितना एंगल है, थीटा। आप किसी भी बॉल को फेंक रहे हैं ना इस तरीके से, तो वो हॉरिजॉन्टल से, क्षैतिज से, इसको हम क्षैतिज कहते हैं, क्षैतिज से थीटा कोण बना रही है, कितना बना रही है, थीटा। आपको पता है प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग आपने कितना दिया, u दिया, ठीक है। इसके 2 कंपोनेंट हो गए, कितने कंपोनेंट हो गए, 2। एक कंपोनेंट ये हो गया जो कि क्षैतिज में है, दूसरा कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर हो गया जो कि ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है ux, क्योंकि x डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इसका uy, तो ux बराबर हो जाएगा u cos थीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जिससे कोण बनता है ना, वो हमने बताया था जब हम इसका क्या करते हैं, वियोजन करते हैं, तो वो होता है cos थीटा,
उसके जस्ट अपोजिट होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा। ये वेलोसिटी कितनी है, u है। ओके, अब आप क्या करते हैं, जब इसको फेंकते हैं तो ये मैक्सिमम हाइट तक जाता है। जैसे बॉल को थ्रो करो ना, तो वो कहाँ जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फिर नीचे आना शुरू होगा। तो ये मैक्सिमम हाइट है, ये क्या है, मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो इसके ऊपर की जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है इस तरफ, तो यहाँ पे इस पॉइंट पर यू वाई हो जाएगा 0, जिसको हम फाइनल वेलोसिटी वी वी कह सकते हैं। ठीक है, जो कंपोनेंट बचेगा वो कितना होगा, यू एक्स होगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा इस पॉइंट पर। ये है आपकी मैक्सिमम हाइट। कितनी है, मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो h है। ओके, ये h है मैक्सिमम, इससे ऊपर तक नहीं जा सकता। इसको हम कहते हैं रेंज, यानी कि परास, r। ठीक है, परास है आपका r, और हाइट है, मैक्सिमम हाइट है h। ओके, ये हम प्रोजेक्टाइल मोशन बता रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो हम इससे रिलेटेड और भी चीज़ें पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके x डायरेक्शन में तो यू एक्स हो गया u cos थीटा, यू वाई हो गया u sin थीटा। आपके गति के नियम, गति के नियम कितने हैं, 3 गति के नियम हैं। कितने हैं, 3 गति के नियम हैं। पहला जैसे s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर, फिर है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, s क्या है, विस्थापन है, u प्रारंभिक वेग है, t समय है, a त्वरण है। और यहाँ ये जो इक्वेशन लगाई जाती हैं वो वहाँ पे ये कंडीशन हमेशा याद रखना है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, त्वरण कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, a नियत रहता है। कैसा रहता है, नियत। नियत का हेलो सर, आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है क्या, प्रिया साहू आवाज नहीं आ रही है, अब बताओ, जल्दी से बताओ, आ रही है कि नहीं। ले लिया है हमने, थोड़ा और ऊपर लगा दें इसको, जिससे थोड़ा और पास में आ जाए। हाँ, वेरी गुड, आ रही है। ओके गुड। तो कहाँ रख दिया मैंने मार्कर, ये मार्कर वो रखा है इधर। ठीक है ना, अच्छा चलो मैं बताता हूँ फिर से। यहाँ पे आपने क्या किया, एक पत्थर लिया, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। ओके, आप क्या करते हैं, हाथ में पत्थर लेते हैं और पत्थर को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो ऐसे जाता है, जाता है कि नहीं, पहले एक ऊंचाई तक जाएगा, उसके बाद ये वापस आ जाएगा और जमीन पे आके टकराएगा। ऐसे ही तो होता है, इसी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तुम लोग एकदम गायब हो रहे हो भाई। रूपल वर्मा, वेरी गुड, आ रही है। ये पॉइंट है मैक्सिमम हाइट, जो कि मैंने अभी यहाँ पे बताया है कि नहीं। इस तरीके का एक मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, यहाँ पे गति के नियम है, गति के नियम को हमने 3 में
डिवाइड किया, पहला है s इक्वल टू यू टी, ये सबको याद है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मैंने बेग को लिख दिया है, बेग के दो कंपोनेंट कर लिए, x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में। देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, और ये कैसा है, कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना है, क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनना है। बाकी कहाँ चलेगा सब, इंटरनेट भी डिस्कनेक्ट हो गया क्या? अब तो आवाज आ रही है, वंशिका सक्सेना, सनी भाई फिर से जल्दी से जुड़ो। जल्दी से जुड़ो। हाँ वंशिका सक्सेना ठीक है, जल्दी आओ, सबको बताओ कि जल्दी से आए। अरे यार आवाज क्या गई, तुम लोग ही चले गए, जल्दी आओ भाई। अब एक चीज बताओ, यहां से मैं एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूं, कहां तक जाता है, यहां तक जाएगा, तो जितना टाइम यहां से यहां तक लगता है उतना ही टाइम यहां से यहां तक, जैसे बॉल को ऊपर की तरफ फेंकोगे ना, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा। तो टाइम क्या लगेगा, सेम। जब टाइम सेम होगा तो आपको पता है, तो हम यहां से निकालेंगे, हम यहां पे लिख रहे हैं एट, इसको पॉइंट मैंने इसको ओ दिया, इसको पॉइंट दिया मैंने पी, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, या हम लिखेंगे मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पर। मैक्सिमम हाइट कहाँ है, पॉइंट पी पर है, ओके। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो, ऊपर की तरफ, ऊपर वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। आपको ये हाइट यहां से यहां तक की हाइट आपको गिवन है, आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ऊपर की तरफ कितना है, u साइन थीटा है। तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, आपको टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम, तो आप लगा देंगे ये वाला इक्वेशन, कौन सा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला इक्वेशन लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ये देखो v जीरो है, यहाँ पे जब पहुंचता है तो वो पार्टिकल क्या हो जाता है, उसकी वेलोसिटी जीरो, फिर वो कहाँ की तरफ आने लगता है, नीचे की तरफ। अरे बॉल को जब ऊपर की तरफ उछालोगे ना, तो वो ऊपर की तरफ जाती जाएगी, तो उसकी ऊपर की ओर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है कितनी, u साइन थीटा, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो वहां से रिटर्न होके वापस आ जाएगा कि नहीं। जैसे वो रिटर्न होके वापस आएगा, तो जो रिटर्न वाला पॉइंट है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट, वहां पे ऊपर की तरफ जाने वाली वेलोसिटी जीरो होगी, तभी तो वो और ऊपर नहीं जा रहा ना, नहीं तो वो और ऊपर जाता, तो वो वहीं से वो क्या आ जाएगा, रिटर्न होने लगेगा। तो वो पॉइंट जहां पर ये रिटर्न हो रहा है, रिटर्न होना शुरू कर रहा है, उस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, तो वो हो गई फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, u साइन थीटा, तो फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी हो गई u साइन थीटा। अब त्वरण देखो, ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है, त्वरण कहाँ की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, तो ये आ गया माइनस जी, त्वरण कितना हो गया, जी हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन, और टाइम कितना है, टी, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा, जी टी इज इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा, देन t इज इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन g, ओके। क्योंकि जितना टाइम यहां से यहां तक लगता है उतना ही टाइम p से यहां तक, यानी कि p से q आने में लगेगा कि नहीं। तो ये जो टाइम हो जाएगा कैपिटल T, वो हो जाएगा टू स्मॉल t, यानी कि 2 टाइम्स 2u साइन थीटा अपॉन g, ये आ गया आपका, ओके। इसको हम कहते हैं
फ्लाइट ऑफ टाइम। ओके, अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का मतलब उच्चतम ऊंचाई। उच्चतम ऊंचाई जिसको हम कैपिटल एच से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एच से। देखो आपको अब क्या करना है, आपको टाइम पता है। क्या पता है? टाइम कितना है? 2u sin थीटा अपॉन जी। 2u sin थीटा अपॉन जी। इस इक्वेशन में आपको टाइम पता है। कितना पता है? टाइम। और आपको h निकालना है। क्या निकालना है? h। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है कितनी है? u sin थीटा, ऊपर की तरफ की बात करना है। कर रहे हैं कि नहीं? तो आप ऐसी इक्वेशन लगाएं जिसमें इन चीजों की जरूरत है। अगर आपको टाइम की भी जरूरत नहीं है तब भी आप क्या कर सकते हैं? उच्चतम ऊंचाई यानी कि हाईएस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कितना हो जाएगा? जैसे मान लीजिए आप यहां से कोई बॉल थ्रो करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई u sin थीटा, और कहाँ जाता है? मैक्सिमम हाइट तक जाता है। तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर आपका कितना है? 0 है। v स्क्वायर कितना है? 0 है। u स्क्वायर है u साइन थीटा का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। त्वरण कितना है? माइनस। क्यों? क्योंकि देखो मोशन कहाँ की है? ऊपर की ओर है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण कहाँ की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए इसको क्या ले लिया? माइनस ले लिया। या हम कह सकते हैं s को भी माइनस ले सकते हैं। तो ये s बराबर क्या है? h। तो 2gh बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h बराबर कितना हो जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, ये आपका h आ गया। क्या आ गया? h। अब देखो परास निकालना है, रेंज निकालनी है। रेंज क्या होगा? रेंज यहां से यहां तक, O से Q तक की जो हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज दूरी है। मान लीजिए आप बॉल को थ्रो करते हैं, ऊपर तो जा ही रहा है, लेकिन यहां पर भी तो जाएगी दूरी। समझ गए हो कि नहीं? तो वो दूरी निकालनी है। क्रेजी बॉय सर, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। सर जी आज मेरा फिजिक्स का पेपर हो गया। बहुत बढ़िया क्रेजी बॉय। यहाँ पे कोई नेट में प्रॉब्लम है क्या? तुम लोग एकदम जीरो हो चुके हो, ठीक है ना? तो कोशिश करो बाकी सब जुड़े जल्दी से। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जब आया है क्वेश्चन तो ये समझ लो कि इसका एकदम काम करना है। देखो अब क्षैतिज दिशा में यहाँ पर जब आपका इस तरीके से मोशन हो, क्षैतिज दिशा में मोशन हो, वहां पे एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ पर है? वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में है, ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर है। समझ गए हो? तो जब इस दिशा में ऐसे गति कर रहा है तो एक्सेलरेशन 0 है। तो क्या है? g कितना है? 0 है। u एक कितना है? u cos थीटा है। u बराबर है ux बराबर है u cos थीटा। ठीक है, आपको निकालना क्या है? ये डिस्टेंस निकालनी है, यहां से यहां तक की, O से Q तक की, वो है r। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको निकालना दूरी है तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय, या हम कह सकते हैं वेग बराबर विस्थापन बटे समय।
तो समय और वेग का गुणा कर दोगे तो क्या निकल आएगा, विस्थापन निकल आएगा, ठीक है ना। तो दूरी हमारी है r, चाल है कितना u cos थीटा, और समय देखो कितना है, यहां से यहां तक आने में समय, o से q तक आने में किस रास्ते पे, इस रास्ते पे आने में समय, o से q इस रास्ते से आने में समय बराबर लगेगा, होगा कि नहीं। तो दोनों का समय कैसा है, बराबर है, तो ये है कैपिटल T, और कैपिटल T की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे कैपिटल T की वैल्यू कितनी है, 2u sin थीटा अपॉन जी, यही वैल्यू रख देते हैं। तो r इज इक्वल टू u cos थीटा 2u sin थीटा अपॉन कितना है जी, तो जी लगा दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो आ जाएगा बाहर, 2 कहाँ आ जाएगा बाहर, तो r इज इक्वल टू, या u का मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। अब आपको पता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला होगा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है अपॉन जी। इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ये 3 क्वेश्चन हैं, यानी कि फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखने हैं एकदम। जैसे अभी प्रोजेक्टाइल में एक क्वेश्चन पूछा गया, अब नेक्स्ट में हो सकता है पूछ ले, हो सकता है नहीं पूछे, दोनों कंडीशन है, दोनों क्या है, कंडीशन है, हो सकता है पूछ भी ले, हो सकता है ना पूछे। अब क्वेश्चन पे लौटते हैं, किस पे लौटते हैं, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है, एकदम ध्यान से पढ़ना, एक प्रक्षेप गति, एक प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्टाइल क्षैतिज परास उसके अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है। यानी कि क्षैतिज परास को हम आर कहते हैं, क्या कहते हैं, आर कहते हैं। आर जो है क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में कह रहा है क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई, और अधिकतम ऊंचाई कितनी है, h होती है। अधिकतम ऊंचाई को हमने किससे डिनोट किया था, h से डिनोट किया। यहां देखो, इसको थोड़ा और छोटा करना है, अब दिखेगा। अधिकतम ऊंचाई क्या है, h है कि नहीं है ये, और परास कितना है, ये है परास, ओके। परास ये है, उच्चतम ऊंचाई मतलब अधिकतम ऊंचाई कितनी है, h है, यही तो कह रहा है। देखो यहाँ पे कह रहा है क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है, कितने गुना, 4 गुना, तो 4 गुना कर दिया। तो प्रेक्षण का कोण बताओ, प्रेक्षण का कोण, कोण का मतलब है थीटा, प्रेक्षण कोण का मतलब है ये वाला एंगल, ये थीटा, समझ गए हो कि नहीं। तो ये हमें निकालना, ये कैसे निकालेंगे हम इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे। किस किस को बराबर रखना है, जहां पे r है वहां पे r की वैल्यू रखेंगे, और जहां पे h है वहां पे h की वैल्यू रखेंगे। तो r बराबर हो जाएगा u स्क्वायर, r बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। 4 टाइम्स है किसके, h के, और h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u स्क्वायर से u स्क्वायर भाग देंगे चला जाएगा, g से g का भाग देंगे चला जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, ओके। तो ये बचेगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक साइन से एक साइन कट गया, 2 से 2 का डिवाइड किया, बचा कितना, कॉस थीटा। तो हमारे पास बचा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा।
क्या है साइन थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना बचेगा 1। आपने क्या किया कॉस थीटा से पूरी इक्वेशन में भाग दे दिया, कॉस थीटा से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 1। तो टेन थीटा हो जाएगा 1। बताओ टेन थीटा में 1 की वैल्यू कब आती है, जब थीटा कितना हो जाए 45 डिग्री। जब थीटा कितना हो जाए 45 डिग्री। हम इसको ऐसे भी करते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स कितना है 1, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है टेन 45, कितनी होती है टेन 45, तो थीटा कितना बचेगा 45। ओके, तो कौन सा हमारा सही है भाई, हमारा सही है 45, कौन सा लिखा है बी, तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। वंशिका सक्सेना वेरी गुड। सर आप बहुत कम आ रही है बेटा आज, थोड़ा ये अभी अभी तो स्विच ऑफ हुआ है। हेलो हेलो अब आ रही होगी, चलो लगा लो 10 मिनट, उसके बाद फिर लगा देना। फिर ये स्विच ऑफ, फिर दोनों स्विच ऑफ ना हो जाए, ये ना अच्छा, लगा प्रॉब्लम। दे थोड़ी देर, कम वाला दे दो कौन है? ये अभी लगाया ना? हाँ ये अभी लगा, अब देखो आ रही है, थोड़ा और मुंह के पास कर लिया। सर अगर नीचे का 4 गुना हो तब कैसे करेंगे, नीचे का मतलब नहीं, हम तो वो सब लेके ही नहीं आए। अनुपम ठाकुर समझ नहीं आया तुम कहना क्या चाहते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक तुम अपना क्वेश्चन बना लो अनुपम ठाकुर। फिर से आवाज चली गई है तो तुम लोग चले गए, यानी कि मजा नहीं आ रहा है। क्वेश्चन पेपर आज सॉल्व ना करवाएं, किसी और दिन करवाएं, बताओ जल्दी। जब किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाता है, क्या हो जाता है, क्वेश्चन कह रहा है सीधे सीधे, कोई पिंड है ऑब्जेक्ट है जिसका वेग दोगुना हो जाता है, किसके दोगुना, पहले के दोगुना, यही तो कहना चाहता है। तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया, प्रारंभिक वेग मान लीजिए हो गया u1 या v1, अंतिम वेग कौन सा, अंतिम मतलब फाइनल, प्रारंभिक वेग का मतलब क्या हो गया, वो कह रहा है व्हेन अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल, बॉडी का जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाए, डबल हो जाए। तो ये डबल होने का मतलब है अंतिम वेग v2 कितना हो जाए, दुगना हो जाए, किससे, v1 से, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, फिर कहता है कि क्या इट्स काइनेटिक एनर्जी इज डबल, तो इसकी गतिज ऊर्जा डबल दुगनी होगी, कि पोटेंशियल एनर्जी दुगनी होगी, कि इसकी मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब है संवेग, क्या संवेग दुगना होगा, क्या इसका त्वरण दुगना होगा। ठीक है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, यही होता है ना। तो k1 कितना हो जाएगा 1/2 mv1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक चीज बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं, नहीं करना है कोई बात नहीं, हम लॉन्ग में कर देते हैं। दूसरी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv2 स्क्वायर, हो जाएगी कि नहीं। दोनों का हम क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे, यानी कि हम k2 अपॉन k1 करेंगे, k1 अपॉन k2 नहीं करेंगे, क्योंकि हमें k2 निकालना है किसके टर्म में, k1 के टर्म में। तो कितना हो जाएगा, इनकी वैल्यू रखोगे तो 1/2 mv1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 mv2 स्क्वायर, 1/2 कैंसिल हो गया, तो v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर, k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 का स्क्वायर। सॉरी, ये कितना होगा, v2 होगा नीचे v1, ये v2 और ये v1। ओके, अब हमें क्या करना है, ये वाला रिलेशन बस रख देना, v2 की जगह 2v1 रख देना, v2 की जगह क्या रख देना, 2v1 का स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर। तो कितना होगा ये k1 अपॉन k2
इज इक्वल टू 4 v1 स्क्वायर, स्क्वायर करोगे ना 2 का स्क्वायर 4, v1 का स्क्वायर v1 स्क्वायर और ये v1 स्क्वायर दोनों कट गए, तो k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू हो गया 4, यानी कि k1 4 टाइम्स होगा किसके, k2 के। कितना होगा, 4 गुना होगा। तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया, काइनेटिक एनर्जी वाला ऑप्शन क्या हो गया, खत्म। यानी कि आपकी गतिज ऊर्जा दुगनी नहीं होगी, कितनी होगी, 4 गुनी हो जाएगी। अब देख लेते हैं मोमेंटम, क्या देख लेते हैं, मोमेंटम देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन देखो, मोमेंटम P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, होता है कि नहीं, तो P2 इज इक्वल टू होगा m v2 और P1 हो जाएगा m v1। P2 अपॉन P1 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, P2 अपॉन P1, तो m v2 अपॉन m v1 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, v2 की वैल्यू कितना रख दोगे, 2 v1 रख दोगे, और ये v1 है ही, v1 से v1 कैंसिल हो गया, यानी कि P2 इज इक्वल टू हो गया 2 P1, यानी कि ये मोमेंटम कितना होगा, दुगना हो जाएगा। तो मूवमेंट के कौन डबल हो रहा है भाई, संवेग डबल हो रहा है। क्या डबल हो रहा है, संवेग डबल हो रहा है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे, क्या हो रहा है, संवेग, संवेग कहीं है, हाँ संवेग ये है। अब हम काइनेटिक एनर्जी भी देख लेंगे, ऐसा नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी नहीं देखेंगे। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक हो ही गया, पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो mgh के फॉर्म में होती है। तो ये वेलोसिटी का फंक्शन ही नहीं है, किसका फंक्शन नहीं है, वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है। जब ये वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, नहीं होगा, वेलोसिटी चाहे जितनी कर दो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, त्वरण ऊर्जा। उसकी त्वरण ऊर्जा भी त्वरण ऊर्जा नहीं, एक्सेलरेशन है। यहाँ पे त्वरण ऊर्जा गलत लिखा हुआ है भाई, त्वरण ऊर्जा नहीं होती है, केवल त्वरण होता है। क्या होता है, केवल त्वरण, ये ऊर्जा गलत लिखा हुआ है। उसकी त्वरण, ये उसकी नहीं उसका होगा, उसका त्वरण भी दोगुना हो जाता है, तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, दोगुना। अब वेलोसिटी जो त्वरण है, जो एक्सेलरेशन है, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या यहां पे बता देते हैं, जो ए है वो ए त्वरण, त्वरण होता है v माइनस यू अपॉन टी एफ माइनस टी आई, यानी कि वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, उसे कहते हैं त्वरण। ठीक है, क्या कहते हैं, त्वरण। अब तुम्हें वेग में परिवर्तन तो ये दिया है, कितना हो गया, दोगुना हो गया। कितना हो गया, दोगुना। क्या समय में भी परिवर्तन कुछ दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो हम इसके लिए एग्जैक्टली नहीं कह सकते ये कितना होगा। अगर समय में भी परिवर्तन मुझे दिया गया हो, किस में दिया गया हो, समय में, तो मैं एग्जैक्टली कह सकता हूं कि ये क्या हो सकता है। मान लीजिए समय में यहां T1 से T2 होगा, तो हम कहेंगे कि त्वरण कितना होगा। तो हम ये नहीं कह सकते प्रारंभिक त्वरण और अंतिम त्वरण, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस। जो एक क्षण पर होता है ना, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस। समझ गए हो। तो यहां पर भी हम त्वरण के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा, सी वाला। कौन सा सही होगा, सी। इसका मोमेंटम दुगना हो जाता है। क्या हो जाता है, मोमेंटम दुगना हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक समतल सतह पर ठोस बेलन m द्रव्यमान और त्रिज्या का लुढ़कता है। क्या करता है, एक ठोस बेलन है, हमने क्या किया, एक यहां पे बेलन, बेलन समझते हो ना, सिलेंडर, और सिलेंडर को जब सामने से देखोगे, क्या देखोगे, सामने से देखोगे, जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है, ओके, जब सामने से देखोगे ये इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, रोटेट करे।
इसी को जब सामने से देखोगे तो तुम्हें एक क्या मिलेगा, डिस्क मिलेगी, क्योंकि सॉलिड है। कैसा है, ठोस है, लिखा हुआ है ठोस गोला है। कैसा है, ठोस गोला। ठोस गोला का मतलब है सॉलिड सिलेंडर। कैसा सिलेंडर है, सॉलिड है। अब आपने क्या किया, इसको सामने से देखते हैं। किससे देखते हैं, सामने से। ये रखा हुआ है, इसका सेंटर ये है। जैसे हम ये सिलेंडर ले रहे हैं, रोटेट करेंगे, क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो उसका हमें देखना है। जैसे मान लीजिए ये कप थोड़ा सा सिलिंड्रिकल है ना। अगर मैं इसका ये वाला सिरा देखूंगा, जो सफेद सफेद दिख रहा है, आपको डिस्क की तरह दिखेगा, दिखेगा कि नहीं। आपसे जब निकलवाया जाता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कौन से एक्सिस से होता है, ये से एक्सिस से। जैसे मैं इसको यहाँ पे होल्ड कर दूं और फिर मैं कहूं कि अब इसको रोटेट करना है इस पे, ठीक है ना, इस तरीके से, तो इसके अबाउट आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। यानी कि ये जो रोड है ना, ये, या आप ऐसे माने कि साइकिल जब होती है ना, साइकिल में जो धुरी होती है, उसके अबाउट आपको पता है रोटेशन। वो कितना होता है, I इज इक्वल टू होता है 1/2 mr², डिस्क का। पता है कि नहीं। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसके परिता तो पता ही है, लेकिन जो पॉइंट यहाँ पे कांटेक्ट है, कह रहा है रोल कर रहा है। रोल करने का मतलब लुढ़क रहा है, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए जहाँ किसके अबाउट, जहाँ पर ये कांटेक्ट करे, जहाँ पर सड़क क्या कर रही है, कांटेक्ट कर रही है टायर से, उसके अबाउट आपको निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब आपको पता है ये वाली एक एक्सिस हो गई, इसी के एक्सिस के पैरेलल ये वाली एक्सिस हो गई। कौन सी एक्सिस, ये। तो आपको इस पॉइंट के अबाउट निकालनी है। तो एक एक्सिस ये हो गई सामने, एक एक्सिस ये। दोनों एक्सिस कैसी हैं, पैरेलल एक्सिस हैं, है कि नहीं है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। कितनी, r। थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, ज़्यादा हो, ये, ठीक है ना। ये पॉइंट है जिसके अबाउट आपको पता है, और इसके अबाउट आपको निकालना है। नीचे वाला जो कांटेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है कैपिटल R, इसका मास है कितना, m। ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ओके। और यहाँ पे इसके अबाउट आपको पता है, वो कितना है, I इज इक्वल टू दिस वन। तो आपको समांतर अक्षों की प्रमेय लगानी है। समांतर अक्षों की प्रमेय होती है ICM प्लस MH²। यहाँ पे H बराबर है R, स्मॉल m बराबर है कैपिटल M, बस इनकी वैल्यू रख देनी है। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा, ICM की जगह क्या रखोगे, ये, तो ये हो जाएगा 1/2 mr² प्लस का कैपिटल M प्लस का कैपिटल R²। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2, तो ये रहेगा mr²। यहाँ पे डिवाइड में 1 है, तो 1 से डिवाइड करोगे 2 को, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 का गुणा कर दिया mr²। तो ये हो जाएगा 3/2, 2 और 1 3 mr²। बताओ इसमें कौन सा क्वेश्चन सही, कौन सा ऑप्शन सही है, बी। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। समझ गए हो। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और हमने इसका एक अलग तरीके का भी क्वेश्चन करवाया है। ये तो इस तरीके से था, अगर मान लीजिए अलग तरीके से ये रोटेट करे, इसी के चारों तरफ ऐसे ऐसे रोटेट करे, ऐसे ऐसे। अभी तो इस तरीके से रोटेट कर रहा है, अब कैसे करे, इसके चारों ओर रोटेट करे। वो भी मैंने करवाया इससे पहले वाले लेक्चर में। अगर मेरा रिवीजन बैच देखोगे ना, रिवीजन 1 शॉट वाला 4.5 घंटे का जो वीडियो, उसमें मैंने करवाया है ये, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक वाटर है, क्या है, वाटर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट। ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस से बाहर है। मान लीजिए आपके पास कोई पानी रखा हुआ है, ठीक है, लिक्विड, तो इसकी हीट कैपेसिटी आपको पता है, क्या पता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा।
विशिष्ट विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है, सी से डिनोट करते हो, डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। अगर हम m इज इक्वल टू 1 ग्राम ले लें तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ओके, अब देखते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं क्या करूं, इस पानी को तब तक टेम्परेचर दूं जब तक कि ये क्या ना हो जाए, वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। किस में कन्वर्ट ना हो जाए, वेपर में। तो यहाँ पे मान लीजिए ये वेपर में कन्वर्ट होने लगा, कहाँ से, यहाँ से। वो टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे ये पानी क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं फेज ट्रांजिशन। क्या कहते हैं, फेज ट्रांजिशन, यानी कि अवस्था में परिवर्तन। पानी था, लिक्विड फॉर्म में था, अब किस में हो गया, गैस फॉर्म में चला गया। यानी कि लिक्विड से गैस में जब ट्रांजिशन होगा, उस ट्रांजिशन पर गैस का जो टेम्परेचर होगा और पानी का टेम्परेचर वो सेम रहेगा। गैस का टेम्परेचर और पानी का, यानी कि वेपर का जो भाप है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जो पानी है उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अब जब वो क्या कर रहा है, पानी उसी टाइम पर उसी टेम्परेचर पर चेंज हो रहा है वेपर में, तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 0। अब डेल्टा टी इक्वल टू 0 जब यहाँ रखोगे तो c इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन 0। तो c इज इक्वल टू हो जाएगा इनडिटर्मिनेंट, यानी कि इनफाइनाइट। तो इसकी इस पॉइंट पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन का आंसर सही है। 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगी, कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित गैस के लिए विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात गामा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, गामा से डिनोट करते हैं। किससे, गामा इज इक्वल टू लिखा है 1.5, और 1.5 क्या होता है, 3/2। कितना होता है, 3/2 भी होता है। 2 से डिवाइड करोगे ना तो 1.5 आएगा आंसर। कितना आएगा, 5। चाचा जी कह रहे हैं यहाँ सब कुछ नहीं आएगा, यह सब कुछ नहीं आएगा। वो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आया है ना, तुम्हारी जैसे ही सोच वाले ये सोचते हैं ये सब नहीं आएगा, तुम पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए हो, वही आएगा। तुम हो एकदम मूर्ख। जरूरी नहीं है कि जो तुम पढ़ रहे हो वो आए, और जरूरी ये भी नहीं कि जो तुम पढ़ रहे हो वो ना आए। ये पता नहीं तुम्हें कौन सा वो है, कौन है ये चाचा जी। देखो यहाँ पे अब आया है ना, ये कोई नहीं पढ़ाता है क्योंकि ये सिलेबस में इतना है ही नहीं। सिलेबस में केवल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, उसकी डेफिनेशन। समझ गए हो कि नहीं, चलो। अब मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में पता है गामा, तो आपको पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। इसको हम CV से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, CV से। तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन m इंटू डेल्टा टी। स्थिर दाब पर, किस पर, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कितनी हो जाएगी, Cp, जो कि कितना होगा, डेल्टा क्यू अपॉन m इंटू डेल्टा टी। ओके, एक मिनट जरा, आवाज आ रही है ना अभी भी, बहुत बढ़िया।
1 मिनट रुकना थोड़ा। हेलो, हाँ थोड़ा स्पर्श। ठीक है, हम भेज देंगे अभी हम क्लास में। हाँ हाँ, चल। तो स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जब आपका प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। इसको समझने के लिए तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब आप क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर लगाते हैं तो एक इक्वेशन आती है थर्मोडायनेमिक्स की, फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है, फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं जिसको, जो कि ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। वो उसमें कहा जाता है जो आप ऊष्मा देंगे किसी भी निकाय को, क्या करेंगे, जो भी आप ऊष्मा देंगे किसी भी निकाय को, वो दो चीज़ों में कन्वर्ट होगी। किस में, उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में, यानी कि इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का मतलब है उसका टेम्परेचर बढ़ाने में, तथा बची हुई जो ऊर्जा है वो कार्य करने में खर्च हो जाएगी। और इसी कार्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। वी मतलब होता है क्या, आयतन। वी क्या होता है, आयतन में परिवर्तन। समझ गए हो। अब जब आपसे कह दिया जाए कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या कह दिया जाए, कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि आयतन में परिवर्तन कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो जब आयतन में परिवर्तन कितना हो गया, 0 हो गया, आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किस पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। और कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब आप ऊर्जा दें उसका आयतन क्या रहे, वही रहे। जैसे प्रेशर कुकर में जब आप दाल बनाते हैं, दाल क्या बनाते हैं, दाल बनाते हैं या चावल पकाते हैं, दोनों चीज़ें पकाते हैं, तो उसमें उसका वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है, वॉल्यूम नहीं बदलता है। अगर आपने उसको पूरा भर दिया, थोड़ा सा भरेंगे तो उसमें वॉल्यूम चेंज होने की गुंजाइश है। समझ गए हो कि नहीं। तो हम मान लेते हैं कुछ ऐसा है जिसमें उसका वॉल्यूम नहीं बदलता है, बढ़ता नहीं है, कांस्टेंट रहता है, तो जितनी ऊर्जा देंगे वो सारी की सारी ऊर्जा उसका टेम्परेचर बढ़ाने में चली जाएगी, यानी कि इंटरनल एनर्जी में खर्च हो जाएगी कि नहीं। तो यहाँ से हम लिखेंगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू, क्योंकि डेल्टा वी कितना हो गया, 0। जब यहाँ 0 रखोगे तो ये टर्म पूरा 0, ये आ गई कि नहीं। अब सी वी लिख लो, सी वी होता है डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, यानी कि डेल्टा यू बराबर हो गया सी वी इंटू डेल्टा टी। अगर m बराबर 1 ली, क्या ले लें, इफ m बराबर अगर 1 ले लिया जाए, 1 ग्राम, तो डेल्टा u बराबर हो जाएगा सी वी इंटू डेल्टा टी, हो जाएगा कि नहीं। चलो, ये तो था कांस्टेंट वॉल्यूम पे, किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये आया था। ओके, अब लिखते हैं किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। किस पे, कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि प्रेशर कैसा रहे, कांस्टेंट रहे, यानी कि डेल्टा पी क्या हो जाए, 0 हो जाए, डेल्टा पी क्या हो जाए, 0।
इसमें वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और क्या बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। यानी कि जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, दो में कन्वर्ट होगी। किसमें, दो चीज़ों में। पहला क्या होगा, पहला हो जाएगा डेल्टा क्यू, जो ऊर्जा दोगे वो इंटरनल एनर्जी में चेंज में जाएगी और प्लस कुछ वर्क में भी कन्वर्ट होगी। किस में कन्वर्ट होगी, वर्क में, यानी कि कार्य में। तो डेल्टा वी, तो टोटल जो हो जाएगी क्यू वो इतनी हो गई, और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू बराबर मुझे पता है सी वी इंटू डेल्टा टी प्लस पी इंटू डेल्टा वी। आपको गैस का समीकरण पता है, गैस समीकरण, गैस समीकरण क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू आर टी, यानी कि पी डेल्टा वी इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। पी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू है आर इंटू टी, कितना है, आर इंटू टी रख दिया। ओके, क्या रख दिया, आर इंटू टी रख दिया। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी प्लस आर इंटू डेल्टा टी। ओके, डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, डेल्टा टी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यही तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, सी वी प्लस आर, और इसको हम कहते हैं सी पी। क्या कहते हैं, सी पी, इसको क्या कहेंगे, सी पी। तो सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, यानी कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू क्या हो गया, आर हो गया। ओके, ये इक्वेशन याद रखने वाला है, क्योंकि इसका डेरिवेशन तुम्हारा 5 नंबर में पूछा गया है। इसी पेपर में सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर को प्रूफ करना है, तो इस तरीके से प्रूफ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा गया, नेक्स्ट पूछा गया कि गामा, गामा जो होता है वो होता है सी पी अपॉन सी वी। क्या होता है, सी पी अपॉन सी वी इक्वल टू होता है गामा। क्या होता है, गामा। और आपको पता है सी वी एक और चीज़ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, क्या, क्योंकि इस कुछ क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें बहुत कुछ आना ज़रूरी है। इसको कहते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो गामा जो होता है वो गामा हो जाएगा 1 प्लस एफ टू अपॉन एफ। कितना होगा, 2 अपॉन एफ। एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है ना। ओके, दूसरा आपसे कहा गया कि सी पी और सी वी में क्या रिलेशन है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो हम किसका यूज़ करेंगे, इस वाली इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे। किस वाली इक्वेशन का, इस वाली के। आपको पता है यहाँ से आप क्या करेंगे, सी वी कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, सी वी कॉमन लिया तो सी पी अपॉन सी वी हो गया, -1 हो गया बटे आर हो गया। यहाँ से सी पी अपॉन सी वी हो गया, -1 हो गया। सी वी इधर लेके जाओगे तो आर अपॉन सी वी हो जाएगा कि नहीं। सी पी अपॉन सी वी कितना है, गामा, तो गामा -1 इक्वल टू आर इंटू आर अपॉन सी वी हो गया। ओके, आपको गामा की वैल्यू पता है, गामा की वैल्यू कितनी है, 1.5। कितना है, 1.5। गामा आपका है 1.5, तो गामा इक्वल टू 1.5 है। इसी की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, कहाँ रख दो, यहाँ पे। तो 1.5 - 1 इज इक्वल टू आर अपॉन सी वी। तो ये 1.5 का होता है 3/2 - 1 आर अपॉन सी वी। इसको घटा दोगे तो कितना बचेगा, 3 - 2/2 इज इक्वल टू आर अपॉन सी वी। ओके, ये बचेगा 1/2 आर अपॉन सी वी, बचेगा कि नहीं। तो सी वी इज इक्वल टू हो जाएगा 2r। कितना हो जाएगा, 2r। तो क्या सी वी इज इक्वल टू 2r आपके में है,
सी बी इक्वल टू 2r नहीं है, सी बी इक्वल टू कितना है 3r है, सी बी इक्वल टू कितना है 3r, यहाँ पे सी बी इज इक्वल टू है 3r और सॉरी सी पी इज इक्वल टू 3r, सी बी इज इक्वल टू भी 3r है, सी पी इक्वल टू 5r, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। चलो अब ये वाला देख लेते हैं। ओके अब देखो, अब आपको क्या चाहिए, Cp चाहिए, क्या चाहिए Cp, तो Cv आपको पता है कितना है 2r है, Cv कितना है 2r है, इस वाली इक्वेशन का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। कौन सी इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन का यूज करेंगे। Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा, Cp इज इक्वल टू ये कितना है 2r इंटू 3/2 हो जाएगा, Cp इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, 2r यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2r 2 से 2 कैंसिल हो गया, Cp इज इक्वल टू हो गया 3r। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, Cp इक्वल टू 3r, पहला ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, पहला ऑप्शन, क्योंकि Cv इक्वल टू 2r है, Cp इक्वल टू कितना आ गया 3r आ गया। ओके अगर यहाँ पे Cp इक्वल टू 2r होता तो ये भी सही होता। चलो अब देख लेते हैं यंग मॉडुलस ऑफ अ परफेक्ट रिजिड बॉडी। प्रवीण कुमार, आवाज नहीं आ रही है सर जी। अरे यार आज क्या हो रहा है, आवाज आ तो रही है भाई। कोई बात नहीं है यार, आवाज थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लो अपने उसका, ठीक है। और यहाँ पे तुम लोग लगता है इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐप पे डाल देंगे, प्राइवेट कर देंगे, क्योंकि तुम लोग जुड़े नहीं हो तो अच्छी बात है, तुम लोगों का थोड़ा बहुत तो नुकसान हो जाएगा ना, होना चाहिए कि नहीं। जो नहीं है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक दृढ़ पिंड है, क्या है, पूर्णतः दृढ़ पिंड है, परफेक्टली रिजिड बॉडी है। परफेक्टली रिजिड बॉडी का मतलब है कि उसमें डिफॉर्मेशन ना हो, यानी कि उसमें स्ट्रेन ना आए, विकृति ना हो, क्या ना हो, विकृति ना हो। जब विकृति नहीं होगी फिर वो कह रहा है इसका यंग मापांक, यंग मॉडुलस क्या होगा। तो यंग मॉडुलस के लिए आपको फॉर्मूला पता है, y इज इक्वल टू होता है f अपॉन ए डेल्टा l अपॉन l। तो f अपॉन ए डेल्टा l इंटू l। ओके अब डेल्टा l क्योंकि चेंज, क्योंकि क्या है ज़ीरो हो जाएगा, जब चेंज जीरो होगा तो y में अगर वैल्यू रखोगे तो ये जीरो का वैल्यू रखोगे एफ एल अपॉन ए इंटू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा ज़ीरो, तो y कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी y क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, जीरो से डिवाइड करोगे। नेक्स्ट चलो, एक धातु की चादर जिसमें एक गोलाकार छेद है, क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है, एक धातु की चादर है, मान लीजिए ये धातु की एक चादर है, पूरा का पूरा किससे बना है, इसमें एक छेद है, मान लीजिए ये छेद है। ओके अब आप क्या करते हैं, इसको पूरे का पूरा सॉलिड है, पूरे का पूरा कैसा है, सॉलिड है, चाद सीट है ना, ये क्या है, एक मेटल की सीट है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जैसे आप इसका टेम्परेचर देंगे, इसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी ना, तो ये जो है ना अंदर का एरिया, ये क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, एरिया क्या होगा, खत्म करें, ठीक, मतलब खत्म ना करें, अब पढ़ाई में निकल रहा हूँ। क्यों, अरे सर वैसे भी बच्चे जुड़े नहीं हैं तो क्या करेंगे, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 बच्चे हैं, हाँ बात भी सही है। ठीक है ना, तो हम अपना कर करा के जल्दी से निकल लेंगे अब, हाँ, सही ठीक है।
क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं और हम लोग इनको पढ़ा रहे हैं। हाँ चलो हम इनको डिस्क्राइब कर देते हैं। तो इसमें जैसे इसका एक्सपेंशन होगा तो ये इधर की तरफ भी बढ़ेगा ना, बढ़ेगा कि नहीं। तो इसका मतलब है जो अंदर का जो सरफेस है, जो छिद्र है, उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिकुड़ने लगेगा। क्या होने लगेगा, सिकुड़ने का मतलब ये फैलेगा, तो ये इधर को दबाएगा ना इसको, तो इसका क्या हो जाएगा, सिकुड़ेगा। ठीक है। अब फैलता तब जब आपके पास एक रिंग होती तो वो फैलती, क्योंकि यहां पे आपको पता है कि बीटा इज इक्वल टू होता है 2 अल्फा। कितना होता है, 2 अल्फा। तो बीटा में एक्सपेंशन ज़्यादा होता है इन कंपेरेटिव टू अल्फा, यानी कि लंबाई में। तो इसका क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ेगा। जैसे जैसे इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्षेत्रफल बाहर की तरफ बढ़ेगा, ये भी इधर की तरफ फैल जाएगा ऐसे, ये नहीं, क्योंकि ये भी इधर की तरफ, ये जो सर्कल है ना इसका, ये पैरामीटर, ये भी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक गैस का परमताप 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो अणुओं का रूट मीन स्क्वायर, देखो रूट मीन स्क्वायर भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब है आपने क्या लिया, बहुत सारे पार्टिकल्स लिए जो कि एक चैम्बर में बंद है। किसमें है, चैम्बर में बंद है। तो इनकी एवरेज वेलोसिटी हो जाती है जी। अगर हम औसत चाल लेंगे, क्योंकि रैंडम मोशन है, ठीक है, तो ऐसे करके लेंगे तो वो हो जाएगा 0। तो हम वेलोसिटी फाइनल लेते हैं, उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर करते हैं, फिर उसका अंडर रूट लेते हैं। स्क्वायर करने के बाद क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया, फिर अंडर रूट ले लिया। तो इसी अंडर रूट वाले को हम कहते हैं VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इसका और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। हेलो, हेलो, हाँ बताइए। देख लो क्या है आज, देख लो फ्राइड राइस बना दो। हेलो, तो अब आपको एक रिलेशन मैं लिखता हूँ जो कि तुम्हें याद रखना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3/2 kT। के क्या है, बोल्ट्जमैन नियतांक है, टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल टी, और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। और ये v स्क्वायर कौन सा होगा, रूट मीन स्क्वायर। क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर RMS कितना हो जाएगा, 3 kV/m। अंडर रूट लोगे तो ये पूरा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, 3 kVT/m। क्योंकि हमें टेम्परेचर और v के बीच में रिलेशन निकालना है, तो VRMS प्रोपोर्शनल होगा किसके, अंडर रूट टी के। टेम्परेचर को कह रहा है वो 3 गुना बढ़ा देता है। कितना गुना बढ़ा देता है, 3 गुना। तो VRMS की जगह अंडर रूट 3 लिख देंगे, यानी कि कितना गुना बढ़ेगा, VRMS 3 गुना बढ़ेगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जैसे VRMS 1 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3, के बी कॉन्स्टेंट है, के बी क्या है, कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर T1 ले लिया और मास m हो गया। VRMS डबल प्राइम कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 kb, और ये हो जाएगा T2 और m। अब वो कह रहा है जो T2 होगा वो 3T1, यानी कि T1 को 3 गुना बढ़ा देंगे तो वो फाइनल टेम्परेचर है। तो T2 की जगह क्या लिखोगे, 3। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
वी डबल आर एम एस को डिवाइड कर देंगे वी आर एम एस से प्राइम से, तो ये हो जाएगा, देखो ये सब कट जाएंगे, बटे में करोगे ना तो बचेगा कितना, टी टू अंडर रूट अपॉन टी वन बचेगा, क्या बचेगा, टी वन अपॉन टी वन बचेगा, और हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो वो कितनी है, 3t1 अपॉन टी वन, तो आ जाएगा वी डबल आर एम एस कितने गुना, टी से टी कट गया, अंडर रूट 3 वी आर एम एस वन प्राइम, यानी कि पहले का 3 गुना, अंडर रूट 3 गुना क्या हो जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान एक व्युत्पन्न इकाई है जो द्वारा प्रदर्शित करती है। देखो तापमान व्युत्पन्न इकाई नहीं है, कैसी नहीं है, व्युत्पन्न नहीं है, हमने बताया था मूल राशियां हैं, मूल राशियां का मतलब हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी नहीं है, तो इनमें से ना तो द्रव्यमान से डिनोट होगी, ना समय से, ना लंबाई से, इन सब से नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, डी आंसर सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कैसी राशि है, पृष्ठ तनाव निर्भर करता है, किस पर करता है, पृष्ठ तनाव द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है, द्रव के तापमान पर भी निर्भर करता है, अशुद्धियां मिलाने पर पृष्ठ तनाव वो भी कम और ज्यादा होता है, द्रव्यमान का ताप बढ़ाने पर भी कम ज्यादा होता है, द्रव की प्रकृति यानी कि विस्कोसिटी, मतलब किस पे, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सॉरी प्रकृति का मतलब है कि द्रव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ठीक है, उस पर भी ये निर्भर करता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव हमेशा इंटर एटॉमिक फोर्स पर डिपेंड करता है, किस पर, इंटर एटॉमिक फोर्स होता है, इंटर एटॉमिक फोर्स होता है, और क्योंकि ये इंटर एटॉमिक फोर्स है, कोई भी ऐसा चीज करो जिससे कि इंटर एटॉमिक फोर्स क्या हो जाए, कम हो जाए, या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाए, कम हो जाए, तो पृष्ठ तनाव भी कम हो जाता है, ठीक है, तो ये इंटरनल एनर्जी भी है, तो हम कह सकते हैं कि इनमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो सुटेबल हो, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर नहीं करता है, तो ये जो क्वेश्चन है ना बिना सर पैर का है, किसका है, बिना सर पैर के है ये क्वेश्चन, सर पैर का मतलब कोई एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था जिस पर ये निर्भर करे, बाकी पर निर्भर ना करे, टेम्परेचर पर करता ही है, अशुद्धियां मिलाने पर होता ही है, अभी आपके इसी क्वेश्चन पेपर में ये दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है, अभी हम दिखाएंगे इसमें, देखो लिखा हुआ है, पृष्ठ तनाव तापमान तथा अशुद्धियों के प्रभाव को लिखिए, कि पृष्ठ तनाव तापमान और अशुद्धि पर कैसे निर्भर करता है, इसको लिखना है, तुम्हारे इसी क्वेश्चन में उस क्वेश्चन का पीछे वाले क्वेश्चन का क्या दिया है, उल्टा दिया है कि नहीं, अब ये सब भाई कोई नहीं कर सकता है ऐसा, कितनी स्लो आ रही है भाई, आवाज सुनाई नहीं दे रही है, यार आज तो एकदम गजब ही हो गया। अब बताओ, अब सही आ रही है आवाज, आमिर शेख जल्दी बताओ, आवाज सही आ रही है, आशुतोष आ रही है, बहुत सही, हाँ सोनू बताओ, अच्छा है, अभी हम एक्चुअली क्लास ले रहे हैं, जैसे ही क्लास से फ्री होते हैं तो तुमसे बात करते हैं, ठीक है, ठीक, हाँ 8 लोग पढ़ रहे हैं केवल, पता है मुझे, अरे मैं इसको करवा के ख़त्म कर दूंगा ना, पढ़े चाहे ना पढ़ो तुम लोग यार, वो तुम्हारी ड्यूटी है, अब तुम देख रहे हो ना इस क्वेश्चन को, तो ये भी कर सकता है बीटी बोर्ड कुछ भी कर सकता है, अब इसमें लघु उत्तरी क्वेश्चन पेपर है, इसमें देखो सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ और अच्छे से पढ़ाया मैंने, ठीक है ना,
जैसे पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, सदिशों के सदिश गुणन का एक उदाहरण दीजिए तथा इसकी इकाई बताइए। अगर मैं इसको अंग्रेजी में कहूँ तो कहूँगा गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट का कोई एग्जाम्पल दीजिए, एंड ऑल्सो इट्स यूनिट, और उसका एक उदाहरण दीजिए। यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ कौन सा, वेक्टर प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट जो वेक्टर प्रोडक्ट हो, यानी कि दो वेक्टर का गुणा करने पर वेक्टर मिल जाए उस तरीके का। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर भाई, हमने मान लिया एक वेक्टर हो गया ए, दूसरा वेक्टर हो गया बी, ऐसे हमने करके लिखा था फॉर्मूला ए बी साइन थीटा एन कैप, लिखा था कि नहीं। अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देना, मैंने एग्जाम्पल भी लिखवाया था, क्या लिखवाया था, आर क्रॉस एफ ये किसके बराबर होता है, टॉर्क के बराबर होता है कि नहीं। यानी कि इसको कहते हैं बल आघूर्ण, बल आघूर्ण कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, क्या कहते हैं, टॉर्क। ओके, अब इसका तुम्हें क्या निकालना है, मात्रक निकालना है। क्या निकालना है, मात्रक। तो आपको पता है टाउ का मात्रक निकालने के लिए आपको बल का मात्रक पता होना चाहिए, न्यूटन, त्रिज्या का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये करवाया है, काफी बार करवाया है। ऐसा है आमिर शेख, तुम्हारे मोबाइल में ही दिक्कत है, फिर आप इसका वॉल्यूम सही करवाइए या तो हेडफोन लगाइए। बार बार ये मैसेज करने से कुछ नहीं होगा, सर आवाज स्लो आ रही है, आवाज स्लो आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव टू डिफरेंट बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। देखो ग्रेविटी क्या होता है, जब अर्थ से फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किससे, अर्थ से जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है उसे कहते हैं ग्रेविटी। लेकिन जब यूनिवर्स में चाहे अर्थ और सन के बीच में लगे, चाहे किसी और के बीच में लगे, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे उनके बीच में लगने वाले फोर्स को कहते हैं क्या, ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन। ठीक है ना। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो क्या होता है, नेचर में बढ़ जाता है, यानी कि स्ट्रांग होता है। इसको हम डिनोट करते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से नियम से, कैपिटल जी स्मॉल m1 स्मॉल m2 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन जब हम ग्रेविटी के फोर्स का लिखते हैं तो F इज इक्वल टू एम इंटू जी लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि G इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये दो डिफरेंस आपको लिख देने थे, ठीक है ना। चलो यहाँ पे G हमेशा डिपेंड करेगा अर्थ पर, यानी कि अर्थ की रेडियस पर, ठीक है, अर्थ के मास पर। यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करेगा कि कौन ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कौन ज़्यादा बड़ा है, कौन ज़्यादा छोटा है मास में, और क्या इन दोनों के मास का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो, इन पर भी निर्भर करेगा। गिव टू यूजेस ऑफ बायमेटेलिक थर्मोमीटर। अब जैसे बायमेटेलिक थर्मोमीटर है, पिछली बार था, इस बार इन्होंने नहीं दिया था, इन्होंने केवल दिया था मरकरी थर्मोमीटर का केवल कॉन्सेप्ट। क्या दिया था, केवल कॉन्सेप्ट और यूजेस। अब यहाँ पे बायमेटेलिक थर्मोमीटर के यूजेस दिए हैं, यानी कि बायमेटेलिक थर्मोमीटर का मतलब है कि एक ऐसा थर्मामीटर जो कि मेटल से बना है। मेटल का मतलब उसमें क्या होता है कि एक स्ट्रिप होती है जो ऐसे गोल गोल करके ऊपर की तरफ मोड़ के लगा दी जाती है। जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर में हमने बताया था रेखीय प्रसार। क्या बताया था, रेखीय प्रसार। जब रेखीय प्रसार होगा तो इसका मतलब है उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, और जैसे ही लंबाई में वृद्धि होगी तो इसका जो ऐंठन है वो क्या होगी, खुलेगी, या तो क्या होगी, कम होगी। जैसे ही खुलेगी या कम होगी तो इस तरीके से इसका रोटेशन होगा, रोटेशन होगा तो यहाँ पे लगी होगी निडल, वो भी ऐसे ऐसे क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो हम देखेंगे कि कोई भी मेटल होगा उसकी एकांक लंबाई में जो चेंज आता है उसी को तो हम क्या कहते हैं,
लीनियर रेखीय प्रसार गुणांक, यानी कि एकांक लंबाई का कोई स्ट्रिप लें, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएं तो जो लंबाई में वृद्धि होगी वही अल्फा है। अगर मुझे अल्फा पता चल जाएगा तो मुझे ये भी पता चल जाएगा उसमें कितनी लंबाई में वृद्धि हुई, तो कितना एटम, तो कितना डिग्री वो कोण घूमेगा, उससे हम बना लेते हैं। ठीक है ना। ये यहाँ पे मान लीजिए ये मिडिल में रहता है, इधर जाएगा या इधर जाएगी स्ट्रिप, तो हम क्या करते हैं इसको 0 कर लेते हैं, 0 के बाद इधर मूव करेगा, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इधर को आएगा तो टेम्परेचर घटेगा। ठीक है। चलो, अब इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ ज़्यादातर जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी कम होती है, इसकी एक्यूरेसी कम होती है और ये थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पर वर्क करता है, लो टेम्परेचर पर ये काम सही से नहीं करेगा। ओके। तो ये जैसे आपका ओवन हुआ, जैसे कि आप मान लीजिए सब्जी गर्म करते हैं ना, तो वहाँ पे लगा होता है जो कट कर देता है एक टेम्परेचर के बाद, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, यही लगाते हैं। ठीक है। दूसरा, जैसे मान लीजिए आपकी कोई मशीन है, जैसे आपकी फैक्ट्री में मशीन होती है, ठीक है, उसमें भी इसी का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने वो कांच वाला यूज़ किया, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन बहुत होता है, वो फट जाएगा, और उसमें भरी होती मरकरी, मरकरी होती है क्या, हानिकारक, तो हम इनका यूज़ वहाँ करते हैं। ठीक है। ये 2 यूजेस हैं इनके, और भी यूजेस हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। स्टोक के नियम की 2 उपयोगिता लिखिए। स्टोक का नियम आपको पता है, स्टोक का नियम क्या होता है, F = 6 पाई ईटा R इंटू वी। क्या होता है, R इंटू वी होता है कि नहीं। अब स्टोक का नियम क्यों यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है? स्टोक का नियम का यूज़ करके हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालते हैं। हम क्या करते हैं, इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के लिक्विड लेते हैं, फिर हम उसका क्या करते हैं, उसमें ड्रॉप को डाल देते हैं। ठीक है, तो हम विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। दूसरा हम निकाल सकते हैं इसको क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। क्या निकाल सकते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी भी इससे निकाल सकते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर ये स्लो हो रहा है, कहाँ पर मोशन हो रहा है। फिर हम कहते हैं पृष्ठ तनाव पर ताप का तथा अशुद्धियों के प्रवाह लिखिए। पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर बढ़ता है। क्या होता है, ताप बढ़ने पर बढ़ता है, और अशुद्धि मिलाने पर, सॉरी, पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर घटता है और अशुद्धि मिलाने पर भी घटता है। ठीक है ना। जैसे आप क्या करें कि शहद लें, शहद का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, श्यानता, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप क्या करेंगे, पानी में डिटर्जेंट मिला देंगे तब भी उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिससे क्या होगा, कपड़े आसानी से धुल जाते हैं। बिमी विश्लेषण की 2 सीमाएं लिखिए। तो बिमी विश्लेषण की 2 सीमाएं का मतलब है लिमिटेशन। पहली लिमिटेशन क्या थी, पहली लिमिटेशन ये थी कि अदिश और सदिश के बीच में अंतर नहीं कर पाते हैं। दूसरा, हम समानुपाती नियतांक का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। 2 हो गई। आवेग की उपयोगिता, आवेग मतलब इम्पल्स, अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, इम्पल्स। इम्पल्स हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि क्रिकेट की बॉल को जब कैच करते हैं ना, तो वहाँ पे हम इस नियम का यूज़ करते हैं। हम हाथों को कहाँ की ओर कर लेते हैं, पीछे की ओर कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, इसका संवेग में परिवर्तन क्या होता है, धीमे धीमे होता है, जिससे आवेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा, जब आप क्या करते हैं, ऊंची वाली जंप करते हैं ना, देखा होगा ऊंची वाली जंप, तो नीचे क्या लगा देते हैं, या तो गद्दे डाल देते हैं, ऐसे नहीं पत्थर का फर्श बना होता है, गद्दे डाल देते हैं या बालू डालेंगे, जिससे कि क्या होगा, आवेग कम होगा तो चोट कम लगेगी। क्या लगेगी, चोट कम लगेगी। समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब हम लोग बहुत किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है, उसमें कहा गया है, ये तो इंग्लिश में ही है, अब हिंदी वाला ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन कितने का है, 2.5 नंबर का, और हमने ये करवाया था अपने वाले में
ये वाला आप मेरे वीडियो देखेंगे ना, इनमें से सारे के सारे हमने करवाए हैं, केवल इसको छोड़ के, बाय मेटेलिक को छोड़ के। किसको छोड़ के? बाय मेटेलिक को छोड़ के। स्टोक का नियम बताया है, इम्प्योरिटी का भी बताया, लिमिटेशन बताया है, एप्लीकेशन बताया है, सब बताया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रेखीय प्रसार तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांकों में संबंध लिखिए। एक मैंने पीडीएफ भेजी थी, उसी में से सारा आया है। ठीक है ना। रेखीय प्रसार तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांकों में संबंध। रेखीय प्रसार गुणांक को हम कहते हैं अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को कहते हैं बीटा। दोनों के बीच में हमने रिलेशन निकलवाया था। वो रिलेशन क्या था वो हम एक बार फिर से बता देते हैं। हम क्या करते हैं, एक सीट लेते हैं जो कि स्क्वायर टाइप में है। किसमें है? स्क्वायर, यानी कि इसकी लंबाई भी 1 मीटर है। लंबाई कितनी है? एल 1 मीटर है। चौड़ाई भी कितनी है? 1 मीटर है इनिशियल। ठीक है, यानी कि लंबाई आपने 1 मीटर मान ली। टेम्परेचर डिफरेंस इसका कितना किया? 1 डिग्री सेंटीग्रेड किया। कितना किया? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्रारंभ में इसका क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई या लंबाई का वर्ग, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल, टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई a, तो टोटल क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल में वृद्धि प्लस प्रारंभिक क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा? l प्लस डेल्टा l का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो l स्क्वायर प्लस डेल्टा l का होल स्क्वायर प्लस का 2l इंटू डेल्टा l, यानी कि a प्लस डेल्टा a। तो a प्लस डेल्टा a इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस का 2l इंटू डेल्टा l। क्योंकि डेल्टा l कम है तो l स्क्वायर को हम क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, 0 मान लो या इसको। तो हम a का मान रखते हैं 1, डेल्टा a क्या होता है? बीटा होता है। l कितना है? 1 प्लस का 2l 1 है और डेल्टा l है अल्फा। यहाँ से ये कट जाएगा तो बीटा बराबर हो गया 2 अल्फा। ये करवाया है, यही क्वेश्चन में आया है। ओके, ये क्वेश्चन फर्स्ट। अब कह रहा दैनिक जीवन में पृष्ठ तनाव की उपयोगिता लिखिए। देखो पृष्ठ तनाव के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, 3 क्वेश्चन। कितने आ चुके हैं? 3। ये 2.5 नंबर में, पिछला वाला 2 नंबर में था और एक उससे पिछले वाला 1 नंबर में था। कितने हो गए? 5 नंबर में पृष्ठ तनाव आ चुका है। दैनिक जीवन में पृष्ठ तनाव के 2 प्रयोग लिखिए। दोनों प्रयोग हम बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। जब आप घर के बाहर नाली बनी होती है, उसमें क्या करते हैं? मच्छर बैठ जाते हैं तो आप क्या करते हैं? पेट्रोल डाल देते हैं या मिट्टी का तेल, जिसे केरोसिन कहते हैं। जैसे ही डालेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और मच्छर आके जब बैठेगा उस पर तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। पृष्ठ तनाव कम होने से क्या हो जाएगा? उसके पैर कहाँ चले जाएंगे? उसके बीच में। पृष्ठ तनाव जो होता है इंटर एटॉमिक फोर्स होता है, इंटर मोलिकुलर फोर्स। तो दोनों के बीच का फोर्स कम हो गया, आपने बल लगाया, दोनों अलग अलग हो गए मॉलिक्यूल, तो कहाँ चला जाएगा? नीचे मच्छर। समझ गए हो? दूसरा, कपड़े धुलने में, कपड़े धुलने में क्या करते हैं? डिटर्जेंट मिला देते हैं तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम होगा तो वो कपड़े के हर एक सिरे तक पहुंच जाएगा पानी। ठीक है ना। तो पृष्ठ तनाव। दूसरा, पृष्ठ तनाव की वजह से ही पेड़ों में पत्तियों तक पानी पहुंच सकता है, या केशकत्व के कारण, कैपिलरिटी के कारण। और कैपिलरिटी का जो कारण है वो मुख्यतः है पृष्ठ तनाव। दूसरा, बिमी विश्लेषण की 2 उपयोगिताएं लिखिए, 2 एप्लीकेशन। 2 एप्लीकेशन कौन से हैं? समीकरण के सत्यता की जांच करना, और दूसरा उपयोग हो गया अज्ञात राशि का बिमी सूत्र निकालना या मात्रक ज्ञात करना। या हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों के बीच में संबंध निकालना। या हम कह सकते हैं एक मात्र किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। रूपल वर्मा, आवाज आ रही है? चलो नेक्स्ट, ताप के विभिन्न स्केलों के बीच आपसी संबंध। ये भी मैंने लिखाया है। मैंने क्या लिखाया था? TC इज अपॉन 100 इज इक्वल टू TF माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। और हम इसको एक और मैंने फॉर्मूला लिखाया था, TK इज इक्वल टू 273 प्लस TC।
यानी कि टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, इसको भी हम लिख सकते हैं। ये दो स्केल आपको लिखने थे, दो फॉर्मूले लिख देते हैं, आंसर हो गया। रेखीय गति तथा घूर्णन गति में क्या करना है, रेखीय गति तथा घूर्णन गति में तुलना करनी है, कंपेयर करनी है। रेखीय गति क्या होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है, सीधी रेखा, पाथ हो गया इसका सीधी रेखा, इसका पाथ हो गया टेढ़ी मेढ़ी, यानी कि कैसा भी हो, इस तरीके से, ऐसे वक्राकार। कैसा होगा, वक्राकार पथ हो गया। ये पथ के बारे में कह रहे हैं, किसके बारे में, पथ, यानी कि पथ मतलब पाथ अंग्रेजी में। फिर इसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि इसमें तुलना करनी है ना, इसमें होता है रेखीय वेग v और इसमें होता है कोणीय वेग ओमेगा। इसमें होता है अल्फा कोणीय, इसमें होता है a रेखीय त्वरण, इसमें होता है अल्फा कोणीय त्वरण। ठीक है, इसमें होता है बल, इसमें होता है बल आघूर्ण, टॉर्क होता है। ये सारी तुलना है। यहाँ पे घूर्णन गति क्या होती है, एक एक्सिस के अराउंड होती है। ठीक है, और रेखीय गति क्या होती है, पूरे पार्टिकल रेखीय गति नहीं करते हैं, केवल सेंटर ऑफ मास रेखीय गति करता है। पूरा ऑब्जेक्ट भी कर सकता है रेखीय गति, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता, लेकिन जब कोई वस्तु लुढ़क रही है, क्या हो रही है, लुढ़क रही है, घूर्णन कर रही है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास अगर वो एक अक्ष पर फिक्स नहीं है, एक्सिस पर फिक्स होके घूर्णन नहीं कर रहा है, फ्री है, तो वो सेंटर ऑफ मोशन भी यानी कि रेखीय गति भी करेगा। सेंटर ऑफ मास CM वो रेखीय गति करेगा, बाकी सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, वक्राकार गति करेंगे, रोटेशनल मोशन करेंगे, सॉरी वक्राकार नहीं, रोटेशनल मोशन करेंगे, घूर्णन गति करेंगे। समांतर और लंबवत अक्षों की प्रमेय मैंने करवाई है इससे पहले वाले जो मेरा वीडियो, उसमें जाके देखो, ये वाली अच्छे से करवाए हैं, सारे वीडियो देखो मेरे, ये डेफिनेशन करवाई है। समांतर अक्षों की स्थानांतरण गति या घूर्णन गति के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये नो को कुछ नहीं मिला, क्वेश्चन को इधर उधर करके अपना काम चला लिया। स्थानांतरीय गति को भी हम कहते हैं क्या, रेखीय गति, और घूर्णन गति को हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति। ठीक है, स्थानांतरीय मतलब एक स्थान से दूसरी जगह जा रहा है, स्थानांतरीय गति। जैसे आप चकती को ऊपर की तरफ उछाल दो तो इसके साथ दोनों हैं, वो रोटेट भी करेगी, घूर्णन भी करेगी और स्थानांतरीय गति भी करेगी, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है। ठीक है ना, ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं अंग्रेजी में, इसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, कोई भी एक एक्सिस होगा, उसके अराउंड सारे पार्टिकल क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ पे मोशन करेंगे। ये इनके बीच में बेसिक डिफरेंस है। शून्यकार, घनात्मक कार तथा ऋणात्मक कार का एक उदाहरण दीजिए। हमने एक उदाहरण देके भी इनको समझाया था, जीरो वर्क एंड निगेटिव वर्क और पॉजिटिव वर्क। देखो जीरो वर्क क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, बहुत सारा सामान लिए, और वो कहाँ की तरफ जा रहा है, इस तरफ की तरफ जा रहा है, यहाँ पे आपकी ट्रेन खड़ी हुई है या बस खड़ी हुई है, तो वो यहाँ की तरफ जा रहा है, फोर्स कहाँ की तरफ लगा रहा है, ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ की तरफ, तो एंगल हो गया 90 डिग्री। तो W बराबर होता है FD cos थीटा, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा 0, किसके, कुली वाले के उदाहरण के लिए। अब आप क्या करते हैं, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क का मतलब आप क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, आप उसको क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, धक्का दें या खींचें, दोनों में जब आप फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो W बराबर होता है F इंटू डी कॉस थीटा, यानी कि थीटा हो गया 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा +1 और W बराबर FD, पॉजिटिव हो गया। थर्ड, जैसे कि हमने कहा था स्प्रिंग मास सिस्टम, क्या कहा था, स्प्रिंग मास सिस्टम में स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ लगाएगा बाहर की ओर, और ब्लॉक कहाँ की जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री होगा। cos 180 की वैल्यू होती है -1, जब cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो FD cos थीटा यानी कि cos 180, और ये हो जाएगा -F इंटू डी, यानी कि वर्क हो गया निगेटिव। किसमें, सिंपल पेंडुलम में या स्प्रिंग मास सिस्टम में।
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेखीय संवेग के संरक्षण का कथन लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत कहता है इनिशियल रेखीय संवेग और अंतिम रेखीय संवेग बराबर होगा यदि इस पर लगाया जाने वाला कुल बाह्य बल शून्य हो, यही तो है। और तुमसे कहा था कि L से शुरू करना, संवेग लेना, पहले क्या लेना, संवेग लेना। संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग में परिवर्तन होगा डेल्टा एल एम इंटू डेल्टा वी, डेल्टा टी से डिवाइड कर दोगे, किससे डिवाइड करोगे, डेल्टा टी से, एम इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। ये होता है त्वरण, तो एम इंटू ए हो जाएगा, और एम इंटू ए होता है फोर्स, एफ एक्सटर्नल होता है कि नहीं। और हम कह रहे हैं कि एफ एक्सटर्नल अगर जीरो हो, ये क्या हो, जीरो हो जाए, तो इसको जीरो रखोगे तो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, तो डेल्टा एल इक्वल टू हो गया जीरो, तो एल आई इज इक्वल टू एल एफ हो जाएगा, यानी कि एल एफ माइनस एल आई इक्वल टू जीरो, तो एल आई इक्वल टू एल एफ, यही तो सिद्ध करना था, हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये त्रुटियां लिखनी है, व्यवस्थित त्रुटियां, रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर। हमने करवाया है रैंडम एरर क्या होता है और कौन सा, सिस्टमैटिक एरर। उदाहरण के साथ एक एक उदाहरण देना है। हमने इसके उदाहरण भी करवाए थे, न्यूमेरिकल करवाया था, केवल आपको लिखना था, लिखना भर था। क्या लिखना था, देखो सिस्टमैटिक एरर क्या होती है, सिस्टमैटिक एरर वो होती है जैसे मान लीजिए आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट करने के बाद हर बार उसमें जो एरर आए वो या तो एक ही डायरेक्शन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आए, निगेटिव है तो निगेटिव आती रहे, ठीक है। तो हम इस तरीके की त्रुटि को कहते हैं क्या, सिस्टमैटिक त्रुटि, यानी कि व्यवस्थित त्रुटि भी कहते हैं, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आप कोई इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और उसमें कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई एरर है, यानी कि मिस्टेक है, या स्क्रू उसका ढीला हुआ है, कुछ भी है, तो मेजरमेंट में हमेशा उतनी एरर आएगी ही आएगी, और वो एरर क्या होती जाएगी, हमेशा उतनी ही आती रहेगी, सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। इसको हटाया जा सकता है, लेकिन कैसे, उसको कैलिब्रेट करके इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। अब रैंडम एरर क्या होती है, आप मेज़र कर रहे हैं, आपने क्या किया, मेज़र किया और एकदम से आपकी कोई रीडिंग आई है, आपने चेक किया, चेक करने पर देखा कि अभी आ रहा है 32.5, कितना आ रहा है, 32.5 मीटर। अब फिर आपने दोबारा से मेज़र किया तो आ गया 32.6, फिर दोबारा देखा, तीसरी बार फिर देखा तो हो सकता है 32 कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो अभी तो ये बढ़ गई थी और अब क्या हो गई, घट गई, यानी कि अब ये यूनिडायरेक्शनल नहीं रही, एक डायरेक्शन में नहीं, कभी घट रही है तो कभी बढ़ रही है। इस तरीके की त्रुटि को कहते हैं क्या, रैंडम एरर या अव्यवस्थित त्रुटियां या आकस्मिक त्रुटियां, ठीक है ना। जैसे ये कैसे आ सकती है, मान लीजिए आप क्या करते हैं, थर्मामीटर से टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, या वर्नियर कैलिपर से आप क्या कर रहे हैं, लेंथ को मेज़र कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन के द्वारा भी आ सकती है, ह्यूमन एरर भी हो सकती है, या हो सकता है आपने उसको थोड़ा टाइट कर लिया हो, फिर दोबारा से मेज़र कर रहे हैं तो थोड़ा लूज कर दिया हो, इस तरीके से भी आ सकती है एरर। ये समझ गए हैं कि नहीं। हाँ, इसको ही नियमित और अनियमित त्रुटि कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। इसके कई नाम हैं, अंग्रेजी में देख लिया करो, जैसे अंग्रेजी में क्या है इसका, देखो अंग्रेजी में लिखा है, देखो रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर, अंग्रेजी में यही तो लिखा है, हम रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर लिखा है कि नहीं। तो आपको कहाँ जाना है, अंग्रेजी वाले पे चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है जो 5 नंबर में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था, चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार करवाया है, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे इसकी लेंथ, इसका डायमेंशन l है, इसका डायमेंशन l t की पावर -1 है, और इसकी डायमेंशन कितनी है, t है,
जहाँ पर प्लस होता मैंने कहा था क्या लगा देना, बराबर, तो ये बराबर हो गया। ए का है एल टी की पावर -2 और टी की है कैपिटल टी, इन सबको बराबर करेंगे तो एल का ये हो जाएगा एल, जल्दी से कर रहे हैं क्योंकि तुम लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये हो गया एल, और यहाँ पे टी की पावर +1 -1, तो यहाँ कितना बचेगा एल, यहाँ पर भी क्या होगा एल, तो सबकी डायमेंशन क्या है, सेम है, या डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला सेम है, तो ये इक्वेशन कैसी है, करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। कैसी है, डायमेंशनली करेक्ट है। वैसे भी करेक्ट है लेकिन अभी हम डायमेंशन से चेक कर रहे हैं तो हम कहेंगे डायमेंशनली करेक्ट है। हमेशा डायमेंशनली करेक्ट हो इक्वेशन, ये जरूरी नहीं कि वो करेक्ट हो ही हो, वो हो सकता है गलत भी हो सकती हो, लेकिन अगर वो एक बार डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गई, गलत हो गई, तो वो हमेशा गलत ही रहेगी। अब लिखा है डिस्क्राइब द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये भी मैं करवा चुका हूं और हमारा वीडियो देखोगे ना उसमें बड़े अच्छे से करवाया है। डिस्क्राइब द, जो हमने रिवीजन बैच यानी कि रिवीजन क्लास ली थी ना 4.5 घंटे की, उसमें ये क्वेश्चन करवाए हैं, बड़े अच्छे से करवाए। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने करवाया था, कौन सा करवाया था, साइकिल सवार वाला करवाया था कि नहीं, साइकिलिस्ट का, या बैंकिंग ऑफ रोड या रेल, यानी कि सड़क या रेल पटरी में झुकाव या उभार, ये दोनों करवाए। तो इनमें से कोई एक एग्जाम्पल लिख देते। दूसरा एग्जाम्पल था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैंने कहा था दूध से क्रीम का निकालना, दूध से क्रीम का निकालना, या कपड़ों का धुलना, कपड़ों का धुलना, समझ गए हो कि नहीं। अब कपड़े इसलिए धुलते हैं क्योंकि उसका जो फोर्स है F इज इक्वल टू होता है mv²/r, ठीक है ना। अब m जो है या v जो है एंटी प्रोपोर्शनल होता है, v² एंटी प्रोपोर्शनल होता है मास का, या हम कह सकते हैं v जो है प्रोपोर्शनल होता है r का, या r प्रोपोर्शनल होता है m का। यानी कि जितना बड़ा मास होगा उतनी बड़ी वो रेडियस लेगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी बड़ी वो रेडियस लेगा। तो दूध में जो क्रीम के पार्टिकल होते हैं उसका मास ज़्यादा होता है, इसीलिए वो बाहर की तरफ जाते हैं, जैसे ही वो बाहर की तरफ जाएंगे तो वो दूध से अलग हो जाएंगे, तो इससे दूध से क्रीम निकल गई। सिमिलरली पानी में जब आप कपड़े धुलते हैं वॉशिंग मशीन में, तो क्या होता है, वॉशिंग मशीन घूमती है तो पार्टिकल, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो भारी होते हैं, तो वो क्या लेंगे, बड़ी रेडियस लेंगे, क्योंकि आर जैसे m जैसे बढ़ेगा वैसे ही r बढ़ेगी, यानी कि ज़्यादा भारी होंगे, ज़्यादा द्रव्यमान होगा तो वो बाहर की तरफ जाएंगे, यानी कि उसकी रेडियस ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इस तरीके से आता है। अब कहा गया राइट एप्लीकेशन ऑफ केपलर्स लॉ, लेपरल लिखा है, केपलर है, केपलर लॉ के एप्लीकेशन, केपलर लॉ के एप्लीकेशन को आप तीनों के लॉ के तीनों एप्लीकेशन हैं। जैसे कि जब आप किसी भी स्पेस में स्पेसशिप भेजते हैं तो उसकी जो ट्रेजेक्टरी होती है, क्या होती है, ट्रेजेक्टरी होती है, वो किससे निकालते हैं, केपलर के फर्स्ट लॉ से निकालते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसका हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको पता है डेल्टा A/डेल्टा T इज इक्वल टू होता है L/2m, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो अगर मुझे इनमें से ये पता चल गया तो हम m के बारे में पता कर सकते हैं, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का मास हम निकाल सकते हैं जो आपका मोशन कर रहा है, कौन सा, ऑर्बिट में एक मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन, वो क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मोशन, ठीक है ना, ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। राइट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ एन एग्जाम्पल, एंगुलर मोमेंटम का एक क्या करना था, एग्जाम्पल लिखना था और इसका स्टेटमेंट लिखना था। क्या लिखना था, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट था Li इज इक्वल टू LF इफ टॉर्क कितना हो जाए, 0 हो जाए, ये स्टेटमेंट था। यानी कि जब किसी निकाय पर लगने वाला कुल बाह्य बल आघूर्ण 0 हो तो उस निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। इसका उदाहरण क्या था,
इसका उदाहरण था, मान लीजिए कोई घूमती हुई किस पर, डिस्क पर खड़ा हुआ है और हाथ को फैलाए हुए, हाथों में दोनों में डंबल लिए है, ठीक है। अगर वो डंबल को सिकोड़ लेता है तो उसकी क्या हो जाती है, घूर्णन गति बढ़ जाती है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, इस वजह से। दूसरा मैंने कहा था, जब कोई स्विमर जंप करता है ना ऊपर से, तो वो क्या करता है, अपने पैरों को पहले तो खुला रखता है, जब वो ऊपर से नीचे आने लगता है तो पैर और हाथों को सिकोड़ लेता है, जिससे कि वो क्या करने लगता है, घूमने लगता है। और जैसे वो जब पानी में कूदने लगता, पानी के पास आ जाता है, तो फिर से वो हाथों को खोल देता है। यहाँ पर भी कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। हो गया ना उदाहरण। अब ये ड्राइव जो रिलेशन है वो मैं करवा चुका हूं, अभी अभी करवाया है, इसका डेरिवेशन मैंने करवा दिया है। ये करवाया है कि नहीं। Cp माइनस CV, ये वाला Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, यहां से शुरू किया था, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं, ये ठीक है ना। तो ये मैं करवा चुका हूं, तो जाहिर सी बात है आपको इनको भी पढ़ना है, मेरा ये वीडियो लेक्चर भी देखना है। अब देखो सवाल ये है कि हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया, अब हमारे क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आएगा। जैसे अभी इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया है कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, जिसका मास कुछ भी हो, तो ये क्वेश्चन कई तरीके से बनता है सर्कुलर पाथ पे। दूसरा पार्टिकल है, वो भी एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, किस पर कर रहा है, सर्कुलर। इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2। अब हम कहते हैं कि F इज इक्वल टू होता है mv²/r। इसी फॉर्मूले से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, और हो सकता है नेक्स्ट वाले में ये जरूर आए क्वेश्चन। क्या आएगा, जैसे कि पूछ दिया जाए कि कहता है क्वेश्चन कि एक समान वृत्तीय गति, क्या, एक समान वृत्तीय गति करने वाले कणों का द्रव्यमान एक समान है। कैसा है, द्रव्यमान एक समान हो तथा उनके वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी है, R1 तथा R2 है। तो या तो पूछेगा अपकेंद्री बल के बीच में अनुपात, या तो पूछेगा अपकेंद्रीय बलों के बीच के अनुपात को ज्ञात कीजिए। किसको, अनुपात को। या पूछ ले त्वरण के अनुपात को। इस तरीके से तुमसे पूछ सकता है। अब तुमसे जब वो कह रहा है एक समान वृत्तीय गति है, क्या है, एक समान वृत्तीय गति है, तो v क्या हो गया, सेम हो गया, यानी कि v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v, यानी कि उसकी चाल कैसी है, एक समान है। फिर वो कह रहा है कि उनका द्रव्यमान भी एक समान है, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, ये भी एक समान है। फिर वो कहता है इनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं, तो बताओ बलों के बीच में, तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा m v1²/r1, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे v1 v के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा m1, और m1 किसके बराबर है, m के, तो m v²/r1, F1 हो गया। F2 कितना हो जाएगा, m v²/r2, तो F2/r1 F1 या F1/F2 कुछ भी कर सकते हो, इसमें कुछ भी पूछ सकता है, F1/F2 पूछ सकता है या F2/F1, जैसा हो वैसा कर देना है। तो हम F1/F2 करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे m v²/r1 m v²/r2, तो R2 ऊपर चला जाएगा, तो F1/F2 हो जाएगा
R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1 ये आ जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, बदल सकता है, आपको दिमाग लगा के करना है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। टेम्परेचर से रिलेटेड जो मैंने पढ़ाया वो भी आ सकता है। मैंने पढ़ाया बहुत कुछ है, हमारे 4.5 घंटे के लेक्चर में इतना पढ़ा दिया कि आपका कम से कम नहीं तो 70 से 80% नंबर कहीं नहीं गया। बस आपको देखना है। एक लास्ट यूनिट बची हुई थी जो मैंने उस वाले में नहीं करवाई है, मैं किसी भी दिन एक दिन आके उसको अच्छे से पढ़ा दूंगा। और अगर उसको नहीं देखोगे तो हमारे और वीडियो पढ़े हैं, उसमें बहुत अच्छे से करवाया गया है। कौन सी यूनिट? यूनिट लास्ट नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, लास्ट से पहली वन। ठीक है, तो आज इतना ही है। जितने लोग जुड़े हैं बहुत अच्छी बात है, बाकी नहीं जुड़े हैं तो वो अपना किस्मत देखें भाई, पास होना है फेल होना है। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं। गुड नाइट। कोई भी डाउट हो तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। किस पर? FTP ऐप पर भी मैसेज कर सकते हो।